तो झो क्योंग को पता चलता है कि वह ट्रांसमाइग्रेट होकर डेमन कल्ट का लीडर बन गया है, लेकिन उसके पास सिर्फ 8% ताकत बची होती है और उसके सभी मेरिडियंस टूट चुके होते हैं। चारों तरफ उसके अपने ही डेमन उसके खिलाफ बगावत करने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उसके माथे पर एक रोशनी चमकती है और उसके दिमाग में विलन इनविंसिबल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो उसे वेलकम रिवॉर्ड के तौर पर एक प्रीमियम लॉटरी ड्रॉ देता है। लॉटरी व्हील घूमता है और उसे हेवन डिवोरिंग मैजिक आर्ट मिलती है। झो क्योंग तुरंत इस तकनीक की साधना करने का फैसला करता है। अचानक नीली बिजली उसके शरीर में दौड़ती है और उसके टूटे हुए मेरिडियंस तुरंत ठीक हो जाते हैं। फिर वह सिस्टम से एंट्री लेवल लॉटरी भी चलवाता है, जहां उसे कई ताकतवर स्किल्स और आइटम्स मिलते हैं। उसी समय डेमन कल्ट का शैडो गार्ड दीयी उसके सामने घुटनों के बल बैठकर हाजिर होता है। दीयी उसे बताता है कि किंगलोंग और शुआनवू हॉल मास्टर्स ईस्ट चाइना सी में डेमन रेस से लड़ रहे हैं, जबकि बाइहू और जूचवे हॉल मास्टर्स बंद साधना में हैं। झो क्योंग 3 दिन बाद ग्रैंड असेंबली बुलाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ ली चांगशेंग और वान ली सोचते हैं कि इतनी जल्दी मीटिंग क्यों बुलाई गई है और क्या लीडर की ताकत 1 साल की साधना के बाद सच में बढ़ गई है। ग्रेट एल्डर उन सभी पर नजर रखता है। असेंबली में झो क्योंग ईस्ट चाइना सी की स्थिति पूछता है। ली चांगशेंग और वान ली घुटनों के बल बैठकर बताते हैं कि डेमन आक्रमण को रोक दिया गया है। झो क्योंग को बताया जाता है कि वान जियान सेक्ट के लोग उनके इलाके में गतिविधियां कर रहे हैं। दीयी साफ करता है कि वह असल में यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट है, जो वान जियान सेक्ट के अधीन है। झो क्योंग तुरंत टाइगर किंग और मंकी किंग को यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट का पूरी तरह सफाया करने का आदेश देता है। थर्ड एल्डर तुरंत विरोध करता है और कहता है कि इससे वान जियान सेक्ट बदला लेगा। मंकी किंग उसका मजाक उड़ाकर उसे डरपोक कहता है। झो क्योंग कहता है कि उसका फैसला अंतिम होता है। जब थर्ड एल्डर फिर भी बहस करता है तो छत से काली ऊर्जा का एक विशाल हाथ उतरता है और उसे कुचलने लगता है। डरकर थर्ड एल्डर ग्रेट एल्डर से मदद मांगता है। ग्रेट एल्डर दया की प्रार्थना करता है। झो क्योंग उसकी इज्जत रखते हुए थर्ड एल्डर की जान बख्श देता है, लेकिन उसे 1 साल तक पहाड़ के पीछे अकेले चिंतन करने की सजा देता है और सबको चेतावनी देता है कि उसकी बात ही कानून है। दूसरी तरफ एक सराय में कुछ धार्मिक संप्रदाय के शिष्य अपनी डेमन हंटिंग मिशन की बात करते हैं और मानते हैं कि वे स्वर्ग की ओर से न्याय कर रहे हैं। सीनियर ब्रदर वू गर्व से कहता है कि डेमन कल्ट के सभी लोग मरने के लायक हैं। वह यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट के जीनियस जिंग तियान की तारीफ करता है, जो मार्शल मार्क्विस रियलम में प्रवेश करने वाला है, और वान जियान सेक्ट ने भी उसे भर्ती कर लिया है। एक और शिष्य बताता है कि डेमन कल्ट लीडर सिर्फ 21 साल की उम्र में मार्शल एम्परर बन गया था। तभी सराय का दरवाजा जोर से टूट जाता है और टाइगर किंग व मंकी किंग अपनी सेना के साथ अंदर आते हैं। टाइगर किंग ऐलान करता है कि आज सबका आखिरी दिन है। सभी शिष्य उन्हें पहचान लेते हैं। टाइगर किंग आदेश देता है कि किसी को भी जिंदा न छोड़ा जाए और तुरंत नरसंहार शुरू हो जाता है। मंकी किंग कहता है कि कुछ लोग काम आ सकते थे, लेकिन टाइगर किंग याद दिलाता है कि लीडर का आदेश सबसे ऊपर है। यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट में एक एल्डर घबराकर बताता है कि जिंग तियान का लाइफ टोकन टूट गया है। सेक्ट मास्टर समझ जाता है कि डेमन कल्ट ने सीधा हमला कर दिया है। अलार्म बजने लगते हैं और शिष्य बताते हैं कि दुश्मन पहाड़ी रक्षा को तोड़कर अंदर घुस गया है। सेक्ट मास्टर माउंटेन प्रोटेक्शन एरे सक्रिय करने का आदेश देता है। बाहर टाइगर किंग मंकी किंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि हमला वह अकेले करेगा। की बैरियर तोड़ने लगता है। सेक्ट मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन स्वॉर्ड अटैक से जवाब देता है। दोनों की ताकत जबरदस्त टकराती है। सेक्ट मास्टर डेमन कल्ट को निर्दोषों का हत्यारा कहता है। इसी दौरान मंकी किंग भी युद्ध में शामिल होकर हवा को चीर देने वाला क्लॉ अटैक करता है और दोनों की संयुक्त ताकत सेक्ट मास्टर को पीछे धकेल देती है। मंकी किंग धमकी देता है कि एक दिन पूरे वान जियान सेक्ट का भी अंत कर दिया जाएगा। तभी सनो वाला लियान शेंग सेक्ट मास्टर के पीछे प्रकट होता है। सेक्ट मास्टर पूछता है कि तुम कौन हो। लियान शेंग अपना परिचय डेमन कल्ट के ग्रैंड मैनेजर के रूप में देता है और सिर्फ अपनी आभा से ही सेक्ट मास्टर को दबा देता है। सेक्ट मास्टर डरकर समझ जाता है कि लियान शेंग मार्शल एम्परर रियलम में पहुंच चुका है। हार न मानते हुए वह प्रतिबंधित आत्मविनाश तकनीक का इस्तेमाल करता है और एक भयानक विस्फोट होता है। इसके बाद टाइगर किंग पूछता है कि क्या बचे हुए लोगों का पीछा करें। लियान शेंग कहता है कि जरूरत नहीं, सफाई करो और वापस रिपोर्ट दो। दूसरी तरफ वान जियान सेक्ट का ग्रैंड सेक्ट मास्टर डेमन कल्ट के अचानक हमले पर गुस्से में होता है। एक घायल और एक हाथ गंवा चुका शिष्य आकर बताता है कि डेमन कल्ट का ग्रैंड मैनेजर मार्शल एम्परर बन चुका है। सेक्ट मास्टर उसे इलाज के लिए भेज देता है। इंपीरियल पैलेस में सम्राट को भी डेमन कल्ट की तेज तरक्की की खबर मिलती है। एक भिक्षु उसे चेतावनी देता है कि बहुत बड़ा डेमोनिक संकट आने वाला है। वापस डेमन कल्ट में टाइगर किंग मिशन की सफलता की रिपोर्ट देता है। झो क्योंग उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि ब्रेक थ्रू में कितना समय लगेगा।
टाइगर किंग कहता है कि 2 दिन काफी हैं। जो क्योंग उसे खजाने से एक खास एलिक्सिर दे देता है। सिस्टम जो क्योंग को बधाई देता है कि उसने एक धार्मिक संप्रदाय को नष्ट करने का मिशन पूरा कर लिया है और इनाम में लाइफ एंड डेथ हैंड और ब्लैक ड्रैगन माउंट देता है। तभी बाहर एक विशाल काला ड्रैगन दहाड़ता है जिससे सभी कल्ट सदस्य घबरा जाते हैं। जो क्योंग बताता है कि यही उसका नया माउंट है और दी को आदेश देता है कि उसे बैक माउंटेन ले जाए। फिर सिस्टम उसकी नई स्किल को पुरानी स्किल्स के साथ मिलाकर 100% पूर्ण कर देता है। जो क्योंग सिस्टम की कार्यक्षमता देखकर खुश होता है। सिस्टम उसे नया मिशन देता है कि 6 महीने के अंदर ईस्ट चाइना सी के डेमन किंग को हराकर बीस्ट टाइड का अंत करे। इनाम में प्रीमियम एरे और 20,000 विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। जो क्योंग खुश होता है कि प्रीमियम रिवॉर्ड्स कितने दुर्लभ हैं। वह सिस्टम शॉप खोलता है जो यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट के नष्ट होने के बाद अनलॉक हुई होती है। अपने पॉइंट्स देखकर उसे एहसास होता है कि हेवन डिवोरिंग मैजिक आर्ट को अपग्रेड करने के लिए पॉइंट्स कम हैं, इसलिए वह अपने अनुयायियों के लिए तकनीकें खरीदने का फैसला करता है। सिस्टम उसे मैनुअल ब्राउजिंग छोड़ने का सुझाव देता है, लेकिन जो कियोंग कहता है कि उसे खुद मैनुअल देखना पसंद है। सिस्टम उसके सामने कई साधना तकनीकें दिखाता है जिनमें 10,000 डेमन आर्ट और घोस्ट किंग आर्ट भी शामिल होती हैं। आखिर में जो कियोंग 500 विलेन पॉइंट्स खर्च करके 10,000 डेमन आर्ट खरीद लेता है और सोचता है कि सिस्टम की सभी मार्शल आर्ट्स आखिर में मिलकर एक अल्टीमेट गॉड लेवल तकनीक बन सकती हैं। फिर जो कियोंग सभी नेताओं को इकट्ठा करके बताता है कि ईस्ट चाइना सी में बहुत बड़ी बीस्ट टाइड आने वाली है, इसलिए सभी अपनी ट्रेनिंग और कड़ी कर दें। टाइगर किंग खुशी से कहता है कि वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था और समुद्री डेमन्स को सबक सिखाएगा। जो क्योंग सोचता है कि टाइगर किंग लड़ाई का दीवाना है लेकिन बहुत वफादार भी है। मंकी किंग समझाता है कि डेमन रेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। टाइगर किंग जवाब देता है कि मंकी किंग ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है और उसमें हिम्मत कम है। दोनों की बहस के बीच जनरल चेन आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठता है और अपनी बटालियन को अग्रिम सेना बनाने की प्रार्थना करता है। यह देखकर टाइगर किंग और मंकी किंग भी तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं और इस सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जो क्योंग उनकी लगन देखकर उन्हें ईस्ट चाइना सी अभियान की अग्रिम सेना बना देता है। फिर वह कई चमकती हुई जादुई तकनीकों की पुस्तकें प्रकट करता है और सभी में बांट देता है। वह आदेश देता है कि ये तकनीकें निचले दर्जे के सदस्यों तक भी पहुंचाई जाएं ताकि पूरे कल्ट की ताकत बढ़ सके। कल्ट के सदस्य इन तकनीकों की गुणवत्ता देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि पहले पूरे कल्ट में सिर्फ 3 शीर्ष स्तर की तकनीकें थीं। जो क्योंग बताता है कि बेसिक तकनीकें सभी उच्च पदस्थ सदस्यों के लिए मुफ्त हैं क्योंकि यह उनकी वफादारी का इनाम है, जबकि एडवांस तकनीकें मेरिट पॉइंट्स से मिलेंगी। इसके बाद जो क्योंग सभी को विदा करता है, लेकिन 12 डेमन किंग्स को वहीं रुकने का आदेश देता है। वह कहता है कि तुम मेरी इनर सर्कल हो, लेकिन तुम्हारी साधना अभी भी काफ़ी कम है। सभी वादा करते हैं कि वे दिन रात मेहनत करेंगे और उसे निराश नहीं करेंगे। जो क्योंग उन्हें ब्रेक थ्रू पिल्स देता है। 6 महीने बाद डेमन कल्ट की ताकत बहुत बढ़ चुकी होती है। ग्रेट एल्डर मार्शल एम्परर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है। पता चलता है कि वह जो क्योंग के पिता का पुराना दोस्त था और कई सालों से एक ही स्तर पर अटका हुआ था। सेकेंड एल्डर मार्शल किंग के पीक स्तर तक पहुंच चुका होता है। ग्रेट एल्डर ऐलान करता है कि अब उनके पास 4 मार्शल एम्परर्स, 4 पीक मार्शल किंग्स और बड़ी संख्या में मार्शल किंग्स और मार्शल लॉर्ड्स मौजूद हैं। वह गर्व से कहता है कि डेमन कल्ट अपने 1000 साल के इतिहास की सबसे ताकतवर स्थिति में है। इसके बाद जो क्योंग एक नया प्रशासनिक फैसला सुनाता है। वह पुरानी एल्डर काउंसिल को खत्म करके उसे गार्जियन कॉर्प्स में बदल देता है। सभी लोग उसके आदेश के आगे सिर झुका देते हैं। फिर वह चीफ गार्जियन और किंगलोंग व बायहू हॉल मास्टर्स को मुख्यालय की रक्षा की जिम्मेदारी देता है, जबकि बाकी सेना को मार्च की तैयारी का आदेश देता है। कुछ पुराने एल्डर्स चुपके से काउंसिल खत्म होने पर नाराजगी जताते हैं, लेकिन वे भी मान लेते हैं कि अब 12 डेमन किंग्स की ताकत के सामने उनकी कोई अहमियत नहीं रही। ग्रेट एल्डर कहता है कि अब पुरानी काउंसिल की जरूरत ही नहीं और बायहू हॉल का नाम फिर से पूरे महाद्वीप में गूंजेगा। आखिर में एक विशाल उड़ता हुआ युद्धपोत जो डेमोनिक महल की तरह दिखाई देता है, आसमान में नजर आता है। जो क्योंग अपनी जबरदस्त डार्क आर्मी को देखता है और ईस्ट चाइना सी की ओर रवाना होने का अंतिम आदेश देता है। अंदर ही अंदर वह महसूस करता है कि अब वह मार्शल एम्परर के इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच चुका है और आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद दृश्य दोपहर के समय लिनहाई सिटी की एक सराय में बदल जाता है, जहां 2 आदमी चाय पीते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों आदमी धीमी आवाज में चर्चा करते हैं कि डेमन कल्ट की सेना ईस्ट सी की ओर बढ़ रही है और वहां डेमन क्लैन के साथ अंतिम युद्ध होने वाला है। तभी एक शक्तिशाली व्यक्ति वहां पहुंचता है। सफेद और चांदी जैसे कवच में एक युवा तलवारबाज दिखाई देता है जिसका नाम झाओ ली होता है। वह यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट का जीवित बचा हुआ शिष्य होता है। वह एक आदमी के कंधे पर हाथ रखकर डेमन कल्ट के बारे में जानकारी मांगता है।
डरा हुआ आदमी खिड़की की ओर इशारा करके बताता है कि डेमन कल्ट शहर के पूर्वी तट की तरफ जा रहा है। यह सुनकर झाओली समझ जाता है कि डेमन कल्ट लीडर झोउ क्योंग आखिरकार सामने आ गया है। वह तुरंत सराय से निकल जाता है। पीछे मौजूद लोग बताते हैं कि यही डेमन स्लेइंग स्वॉर्ड्समैन झाओली है, जो मॉर्टल रियल्म का नंबर 1 योद्धा है और कभी भी किसी डेमन कल्ट सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ता। इसके बाद दृश्य लिन्हाई सिटी की किलेबंदी पर पहुंचता है, जहां एक सैनिक समुद्र की तरफ देखकर चिल्लाता है कि बीस्ट टाइड आ रही है। घबराए हुए लोग दीवारों पर चढ़कर देखते हैं कि समुद्र से राक्षसी जानवरों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही है। तभी एक बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु होली मोंक वुतियन लोगों को शांत करते हुए कहता है कि आधे दिन में मदद पहुंच जाएगी और शहर की सुरक्षा व्यवस्था सबको बचा लेगी। वह एक विशाल नीला जादुई सुरक्षा कवच सक्रिय कर देता है, जो पूरे शहर को ढक लेता है। लोगों में उम्मीद जागती है, लेकिन कुछ ही पल बाद सुरक्षा कवच टूटने लगता है, क्योंकि अनगिनत राक्षसी जानवर हमला कर देते हैं। सफेद वस्त्र पहने कई साधक किले से छलांग लगाकर जानवरों से भिड़ जाते हैं। भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। झाओली भी पूरी ताकत से लड़ता है। तभी सभी लोग डर जाते हैं जब लाल आसमान के बीच एक विशाल काले ड्रैगन की परछाई दिखाई देती है। इसके बाद कई शक्तिशाली अल्फा बीस्ट, जिनमें एक विशाल भेड़िया और लावा जैसी शक्ति वाला सेबर टूथ टाइगर भी शामिल होता है, युद्ध में उतरते हैं। तभी बादल हटते हैं और आसमान में एक विशाल उड़ता हुआ महल दिखाई देता है, जिसे सुनहरी जंजीरों से बंधा एक काला शाही ड्रैगन खींच रहा होता है। होली मोंक वुतियन यह देखकर हैरान रह जाता है कि मार्शल एम्परर स्तर का ड्रैगन सिर्फ एक रथ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी महल का दरवाजा खुलता है और काले सुनहरे वस्त्रों में झोउ क्योंग बाहर आता है। नीचे खड़ा झाओली उसे घूरते हुए अपने नष्ट हुए सेक्ट का बदला लेने की कसम खाता है। वह अपनी अंगूठी की शक्ति से आध्यात्मिक तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक आवाज़ उसे रोकते हुए कहती है कि वह अब भी झोउ क्योंग का मुकाबला नहीं कर सकता। झोउ क्योंग शहर की तरफ ठंडी नज़र डालता है। झाओली को एहसास हो जाता है कि वह पकड़ा गया है। उसकी अंगूठी नीली रोशनी छोड़ती है और वह आध्यात्मिक धुंध में गायब होकर भाग निकलता है। झोउ क्योंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि शायद वही इस दुनिया का चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा। इसके बाद झोउ क्योंग डेमन किंग को आवाज देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद पूरी बीस्ट टाइड का सफाया कर देगा। तभी धुंध से कई पूंछों वाला एक विशाल बैंगनी राक्षस निकलता है। नीचे मौजूद साधक डर जाते हैं, क्योंकि पूरी अग्रिम सेना किंग रियल्म के राक्षसों से भरी होती है। बैंगनी राक्षस अपनी भयानक शक्ति से पूरे मैदान में काली ऊर्जा फैला देता है। साधक जिनशान मंदिर को मदद का संदेश भेजने की कोशिश करते हैं। तभी एक भयंकर झटका पूरी मानव सेना को उड़ा देता है और उनकी रक्षा पंक्ति टूट जाती है। बीस्ट टाइड और भी खतरनाक हो जाती है और मानव सेना लगातार पीछे धकेली जाती है। धुएं और आग के बीच अचानक एक मधुर स्त्री स्वर सुनाई देता है। गुलाबी रेशमी पट्टियों और लोमड़ी जैसे कानों वाली बेहद सुंदर फॉक्स डेमन एम्प्रेस आसमान से उतरती है। वह झोउ क्योंग की प्रतिभा की तारीफ करते हुए उसे फॉक्स क्लैन में शामिल होने का प्रस्ताव देती है और ऊंचा पद देने का वादा करती है। झोउ क्योंग मुस्कुराकर उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। फॉक्स डेमन एम्प्रेस अपनी गुलाबी रिबनों को रोशनी के भालों में बदलकर हमला करती है। झोउ क्योंग कहता है कि उसने सोचा था 300 साल पुरानी लोमड़ी ज्यादा ताकतवर होगी, लेकिन वह निराश कर रही है। वह कहता है कि मिड स्टेज मार्शल एम्परर होने के बावजूद वह उसे आसानी से हरा सकता है और आखिरी बार आत्मसमर्पण करने का मौका देता है, लेकिन वह इनकार करते हुए अपनी पूरी शक्ति से उसके सीने पर ऊर्जा हमला करती है। झोउ क्योंग उसका सबसे ताकतवर हमला एक हाथ से रोक देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। उसके गिरते ही विशाल गड्ढा बन जाता है। फिर वह उसकी आध्यात्मिक शक्ति खींचकर अपनी साधना बढ़ा लेता है। फॉक्स डेमन एम्प्रेस खून उगलते हुए समझ जाती है कि झोउ क्योंग लगातार उसकी शक्ति सोख रहा था। झोउ क्योंग की ताकत बढ़कर लेट स्टेज मार्शल एम्परर तक पहुंच जाती है। तभी पूरी धरती कांपने लगती है। पहाड़ों के नीचे से सुनहरी काली रोशनी निकलती है। झोउ क्योंग महसूस करता है कि कोई प्राचीन अस्तित्व जाग रहा है। कुछ ही पल बाद एक विशाल काले पंखों वाली फॉलन एंजल बाहर आती है, जिसके अंदर पवित्र और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियां मौजूद होती हैं। झोउ क्योंग का एक अधीनस्थ पूछता है कि क्या उसकी ताकत जांचने के लिए किसी को भेजा जाए, लेकिन झोउ क्योंग सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। फॉलन एंजल, जिसका नाम लूना होता है, झोउ क्योंग को इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहचान लेती है। वह कहती है कि पहले उसे अपनी पूरी ताकत वापस हासिल करनी होगी, फिर वह उससे मिलने आएगी और उड़कर चली जाती है। झोउ क्योंग उसकी ताकत महसूस करके विश्वास जताता है कि वह भविष्य में उसका मुकाबला कर सकेगा। जैसे बालों वाली रहस्यमयी महिला स्थानीय कल्ट लीडर्स का मजाक उड़ाती है। वह कहती है कि झोउ क्योंग की साधना भले कम हो, लेकिन उसकी नींव बेहद मजबूत है
और अगर वह उसके जैसे कुछ और लोगों को निगल ले तो इस महाद्वीप से बाहर निकल सकती है। अचानक झोउ क्योंग उसके पीछे प्रकट हो जाता है और उसकी बातों का मजाक उड़ाता है। फिर वह एक विशाल काला हथेली प्रहार करके उसे जमीन में गाड़ देता है। महिला हैरान रह जाती है कि उसने उसकी असली ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। घायल होकर वह उसकी असली पहचान पूछती है। झोउ क्योंग आगे बढ़कर पूछता है कि मरने से पहले कुछ कहना चाहती हो। वह उसे श्राप देती है और कहती है कि ऊंची दुनिया के लोगों का अपमान करने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। झोउ क्योंग उसकी धमकियों पर हंस देता है। इसके बाद झोउ क्योंग अपनी सर्वोच्च तकनीक हेवनली डेमन आई सक्रिय करता है। आसमान में एक विशाल अग्निमय आंख प्रकट होती है जो विनाशकारी ऊर्जा बरसाती है। पूरा इलाका भयंकर विस्फोट में डूब जाता है और उसकी दुश्मन पूरी तरह नष्ट हो जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद डेमन कल्ट के सभी अधीनस्थ घुटनों के बल बैठकर झोउ क्योंग की जय जयकार करते हैं। झोउ क्योंग उन्हें उठने के लिए कहता है और मन ही मन स्वीकार करता है कि लड़ाई उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखाई दी, क्योंकि दुश्मन ने बीच युद्ध में ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। तभी सिस्टम उसे सूचित करता है कि मिशन पूरा हो गया है और इनाम में प्रोफाउंड स्काई शील्ड एरे तथा 20,000 विलेन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसने छिपा हुआ मिशन पूरा करके फॉलन एंजल का वध किया है, जिसके बदले उसे 50,000 अतिरिक्त विलेन पॉइंट्स मिलते हैं। झोउ क्योंग यह देखकर खुश हो जाता है। उसका दाहिना हाथ पूछता है कि अभी कौन सा खजाना मिला है। झोउ क्योंग बताता है कि यह एक नया डिफेंसिव माउंटेन एरे है जिसकी रक्षा इतनी मजबूत है कि मार्शल गॉड भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद झोउ क्योंग सोचता है कि उसकी अंदरूनी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए आगे की रणनीति सोच समझकर बनानी होगी। तभी उसका कमांडर सूचना देता है कि जिनशान मंदिर की गतिविधियां संदिग्ध हैं। झोउ क्योंग तुरंत वहां के एबॉट की जांच कराने का आदेश देता है। इसके बाद एक गुप्त बैठक में एक उच्च अधिकारी झोउ क्योंग का आदेश जासूसों तक पहुंचाता है। सभी जासूस उसी रात जिनशान मंदिर में घुसपैठ करने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ जिनशान मंदिर में एक युवा भिक्षु खुशी से रोते हुए बताता है कि उसका वरिष्ठ भाई कोमा से जाग गया है। वह एबॉट का धन्यवाद करता है। एबॉट उसे चेतावनी देता है कि डेमन कल्ट लीडर झोउ क्योंग अब शायद लेट स्टेज मार्शल एम्परर तक पहुंच चुका है और पहले से कहीं बड़ा खतरा बन गया है। इसके बाद वह अपने सभी प्रमुख लीडर्स को सभा में बुलाता है और पूछता है कि क्या वे अंतिम मिशन पूरा करने का साहस रखते हैं। सभी लीडर्स एक साथ उसके लिए जान देने की कसम खाते हैं। झोउ क्योंग व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोइज हॉल को आदेश देता है कि एक ही दिन में जिनशान मंदिर पर कब्जा कर लिया जाए। सभी लीडर्स युद्ध की तैयारी में निकल पड़ते हैं। शुरुआत जिनशान मंदिर से होती है, जहां मार्शल आर्टिस्ट मोहू वांग अपने प्रतिद्वंदी से द्वंद्व करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी द जोंग गुआन और द झांग लाओ वहां पहुंचते हैं। द जोंग गुआन भिक्षुओं से पूछता है कि क्या वे धर्मी और डेमोनिक गुटों के बीच युद्ध भड़काना चाहते हैं। तभी लियान शेंग कहता है कि वह कल्ट लीडर के आदेश पर जिनशान मंदिर को नष्ट करने आया है और अपनी जीत के सबूत के रूप में मुख्य भिक्षु का सिर चाहता है। इसके बाद द झांग लाओ आगे बढ़कर बताता है कि पूरे अभियान की कमान द जोंग गुआन के हाथ में है। वह अपनी असली पहचान बाई हाउ तियान डेमन कल्ट के गार्जियन के रूप में बताता है और कहता है कि अब कोई उसे उसके पुराने नाम से नहीं पुकार पाएगा। इसके बाद दृश्य बादलों के बीच बने युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है, जहां लियान शेंग, बाई हाउ तियान और वू वू शेंग आमने सामने खड़े होते हैं। लियान शेंग और बाई हाउ तियान एक साथ हमला कर देते हैं। उनकी तलवारों की टक्कर से पूरे आसमान में जबरदस्त झटके फैल जाते हैं, लेकिन वू वू शेंग पूरी तरह शांत रहता है और अपनी रक्षात्मक शक्ति से उनके सभी हमलों को रोक देता है। इसके बाद वू वू शेंग एक विशाल सुनहरे ड्रैगन का प्रकट करता है जो आसमान में घूमते हुए दोनों विरोधियों पर हमला करता है। लियान शेंग और बाई हाउ तियान मिलकर उस ड्रैगन का सामना करते हैं। लड़ाई लगातार और भी भयानक होती जाती है। लियान शेंग घोषणा करता है कि आज वू वू शेंग का अंतिम दिन है और अपनी पूरी शक्ति अंतिम वार में लगा देता है। जवाब में वू वू शेंग अपने पीछे एक विशाल बुद्ध की दिव्य प्रतिमा प्रकट करता है। लियान शेंग और बाई हाउ तियान अपनी संयुक्त तकनीकों जियान जान यिन यांग और पोजांग शी का इस्तेमाल करके बुद्ध प्रतिमा पर अंतिम हमला करते हैं। दोनों शक्तियों की टक्कर से इतना बड़ा विस्फोट होता है कि नीचे मौजूद सभी भिक्षु भी उसकी लहर महसूस करते हैं। विस्फोट के बाद वू वू शेंग ध्यान मुद्रा में हवा में तैरता दिखाई देता है, जबकि उसकी तलवार जमीन में धंसी होती है। दूसरी तरफ लियान शेंग और बाई हाउ तियान गंभीर रूप से घायल और थके हुए नजर आते हैं। लियान शेंग पूछता है कि बाई हाउ तियान ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। बाई हाउ तियान जवाब देता है कि लियान शेंग अभी युवा है और भविष्य में डेमन कल्ट का नेतृत्व उसी को करना है, इसलिए उसका बचना ज्यादा जरूरी था। वह अपनी चोटों की परवाह नहीं करता। तभी वू वू शेंग आसमान से नीचे गिर जाता है और नीचे मौजूद सभी भिक्षु यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं।
इसके बाद प्रमुख भिक्षु शेंग सेंगे बाकी शिष्यों को प्रेरित करता है कि वे अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए डेमन कल्ट से लड़ें। सभी भिक्षु युद्ध में कूद पड़ते हैं और मंदिर परिसर में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। शेंग सेंगे कई दुश्मनों से बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार घायल हो जाता है। इसके बावजूद वह आत्मसमर्पण नहीं करता और कहता है कि डेमन कल्ट का अंत जरूर होगा। फिर वह अपनी बची हुई शक्ति से एक विशाल विस्फोट कर देता है। इसके बाद दृश्य एक शांत गांव में बदलता है, जहां लोग दूर स्थित जिनशान मंदिर की दिशा में लाल धुंध देखते हैं। एक बुजुर्ग कहता है कि हवा में खून और लोहे जैसी अजीब गंध आ रही है। फिर कहानी फू बो नाम के युवक पर आती है, जो अपनी उंगली में पहनी हरी अंगूठी को देख रहा होता है। अंगूठी से उसके वृद्ध गुरु की छवि निकलती है। गुरु बताते हैं कि जिनशान मंदिर वास्तव में एक महान स्वॉर्ड गॉड की समाधि पर बना है और वहाँ उसकी विरासत छिपी हुई है। फूबो पूछता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वह वहाँ कैसे पहुँचेगा। गुरु उसे सलाह देते हैं कि अभी मंदिर में चल रही अफरा तफरी उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। तभी फूबो को खून की गंध महसूस होती है और वह युद्ध स्थल की तरफ बढ़ता है। मंदिर पहुंचकर फूबो चारों तरफ बिखरी लाशें देखता है। वह कई बड़े विशेषज्ञों, जिनमें वांग शू, वूफा शेंग सेंगे और वुकोंग शेंग सेंगे भी शामिल होते हैं, के शव पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि डेमन कल्ट ने जिनशान मंदिर के पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया है। फूबो सोचता है कि क्या डेमन कल्ट को धर्मी गुटों के बदले का डर नहीं है। फिर वह अपने गुरु से विरासत का सही स्थान पूछता है। गुरु उसे हाथ में पकड़ी हुई मणि तोड़ने के लिए कहते हैं, जिससे स्वॉर्ड गॉड की समाधि का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। फूबो थोड़ी देर सोचने के बाद ऐसा करने का फैसला करता है। उधर सिस्टम जो कियोंग को जिनशान मंदिर नष्ट करने की सफलता पर बधाई देता है। डेमन कल्ट मुख्यालय में एक अधीनस्थ युद्ध की रिपोर्ट देता है। वह बताता है कि बाई हाओ तियान वू शेंग के अंतिम हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया है और धर्मी गुट के बचे हुए लोग शुआनकोंग पैविलियन की ओर भाग गए हैं। जो कियोंग बाकी बड़े संप्रदायों की स्थिति पूछता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि वानजियान सेक्ट और शुआनकोंग पैविलियन गुस्से में अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं, जबकि फूजोंग सेक्ट अभी तटस्थ है और हुआंगशा सेक्ट को अभी खबर भी नहीं मिली। जो कियोंग तुरंत अगला हमला शुआनकोंग पैविलियन पर करने का आदेश देता है। शुआनकोंग पैविलियन में नेता जिनशान मंदिर के विनाश पर चर्चा कर रहे होते हैं। कुछ लोग वानजियान सेक्ट और दूसरे गुटों से मदद मांगने की सलाह देते हैं, लेकिन बुजुर्ग चोंगशू कहते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। तभी एक शिष्य दौड़कर आता है और बताता है कि डेमन कल्ट ने पूरे पैविलियन को चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर बाई हाओ तियान पैविलियन के नेता किंग पिंग लाओ दाओ का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जिनशान मंदिर के बाद अब उनकी बारी है। किंग पिंग लाओ दाओ भी उसे जवाब देता है और पूछता है कि जो कियोंग खुद क्यों नहीं आया। तभी डेमन कल्ट का एक सदस्य उसे कल्ट लीडर का नाम लेने पर डांटता है। दूसरी तरफ लियान शेंग भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर लेता है। किंग पिंग लाओ दाओ और बाई हाओ तियान के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है, जबकि डेमन कल्ट की सेना पूरे पैविलियन पर हमला बोल देती है। लड़ाई के दौरान किंग पिंग लाओ दाओ को पता चलता है कि बाई हाओ तियान अब मार्शल एम्परर रियलम में पहुंच चुका है। बाई हाओ तियान स्वीकार करता है कि उसी और लियान शेंग ने मिलकर वू शेंग को मारा था और घायल किंग पिंग लाओ दाओ का मजाक उड़ाता है। हालांकि किंग पिंग लाओ दाओ पीछे हटने से इनकार करता है। जब वह अपने शिष्यों को हारते हुए देखता है तो उनकी रक्षा के लिए आत्मविनाश तकनीक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन उसी समय शीमेन तियान वानजियान सेक्ट से पहुंचकर अपनी विशाल तलवार आभा से डेमन कल्ट के हमले को रोक देता है। किंग पिंग लाओ दाओ राहत की सांस लेता है। शीमेन तियान डेमन कल्ट को चुनौती देता है और युद्ध पहले से भी ज्यादा भयंकर हो जाता है। उसकी तलवारबाजी से डेमन कल्ट की सेना को भारी नुकसान होने लगता है। तभी झो कियोंग, जो अब झो वूदी के नाम से जाना जाता है, युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। उसके आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। वह शीमेन तियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब शुआनकोंग पैविलियन का अंत निश्चित है। झो वूदी अपनी पूरी शक्ति छोड़ देता है। उसकी विशाल ऊर्जा लहर सभी रक्षकों को पीछे धकेल देती है। शीमेन तियान भी उसका सामना नहीं कर पाता। उसी समय सिस्टम उसे टाइटल मिशन पूरा होने की बधाई देता है और उसकी साधना और बढ़ जाती है। वह आधिकारिक रूप से झो वूदी नाम अपना लेता है, जो उसकी पूर्ण प्रभुता का प्रतीक बन जाता है। इसके बाद झो वूदी लियान शेंग को बाकी दुश्मनों का सफाया करने का आदेश देकर वहां से चला जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद शुआनकोंग पैविलियन पूरी तरह खंडहर बन चुका होता है। लियान शेंग सोचता है कि सिस्टम के इनाम की वजह से ही वह अपनी चोटों से उबर पाया। तभी मोहू वांग आकर बताता है कि बाई हाओ तियान गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश है। लियान शेंग उसे तुरंत अंदर ले जाने का आदेश देता है और सिस्टम से इलाज का तरीका पूछता है। सिस्टम बताता है कि उसे बचाने के लिए निर्वाण पिल चाहिए, जिसकी कीमत 50 लाख विलेन पॉइंट्स है। लियान शेंग के पास इतने पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए वह दूसरा उपाय पूछता है। सिस्टम उसे 50,000 पॉइंट्स वाली लेसर निर्वाण पिल देता है, जिसकी सफलता की संभावना कम होती है।
लियांशेंग बिना देर किए वही दवा खरीदकर बाई हाओ तियान को खिला देता है और उसे आराम के लिए पीछे भेज देता है। इसके बाद सिस्टम घोषणा करता है कि जिनशान मंदिर और शुआनकोंग पैविलियन दोनों को नष्ट करने का मिशन पूरा हो गया है। सभी इनाम डेमन कल्ट के सदस्यों में बांट दिए जाते हैं। पूरी डेमन कल्ट अपनी जीत का जश्न मनाती है और अपने कल्ट लीडर की जय जयकार करती है। दूसरी तरफ जिऊ चौ नाम का रहस्यमयी व्यक्ति अपने नष्ट हुए संप्रदाय का बदला लेने की कसम खाता है और कहता है कि जब तक डेमन कल्ट खत्म नहीं होगा वह चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी ओर बाकी धर्मी संप्रदायों के नेता भी डेमन कल्ट की बढ़ती ताकत देखकर एक गठबंधन बनाने पर विचार करते हैं, क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कि झो वू दी को अकेले हराना असंभव है। शाही महल में सम्राट भी पूरे संघर्ष की खबर सुनता है, लेकिन तुरंत हस्तक्षेप करने के बजाय इंतजार करने का फैसला करता है ताकि सभी संप्रदाय पहले एक दूसरे को कमजोर कर दें। ये शुआन एक अंधेरे लेकिन शानदार महल के विशाल हॉल में अपने ड्रैगन नक्काशी वाले सिंहासन पर बैठा होता है। तभी उसके सामने एक होलोग्राम सिस्टम पैनल खुलता है जिसमें उसके स्टेट्स और कल्टीवेशन लेवल दिखाई देते हैं। उसी समय सिस्टम उसे एक नया मेन क्वेस्ट देता है। अगले 3 सालों के अंदर पूरे कैंगवू कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना होगा। इस मिशन के पूरा होने पर उसे कल्टीवेशन के 3 लेवल की बढ़ोतरी और 10 लाख विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। ये शुआन बिना देर किए क्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। तभी महल के विशाल दरवाजे खुलते हैं और सेवक ऐलान करते हैं कि दरबार की बैठक शुरू होने वाली है। ये शुआन अपने सिंहासन से उठकर सभा की ओर बढ़ता है। इसी दौरान शेर की खाल पहने ताकतवर डेमन टाइगर किंग गर्व से नकाबपोश जनरल लियन शेंग से कहता है कि जिनशान टेम्पल और शुआनकोंग हॉल को नष्ट करने के बाद अब किसी में भी डेमन कल्ट को चुनौती देने की हिम्मत नहीं बची है। लियन शेंग मन ही मन सोचता है कि सभी जरूरत से ज्यादा घमंडी हो चुके हैं। सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर ये शुआन अपने अधीनस्थों से पूछता है कि क्या वे सच में खुद को अजेय समझने लगे हैं। उसकी बात सुनते ही डेमन टाइगर किंग, लियन शेंग और बाकी सभी लोग तुरंत झुक जाते हैं और कहते हैं कि उनमें ऐसी हिम्मत नहीं है। इसके बाद ये शुआन उन्हें ऊंचे कल्टीवेशन रियल्म के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या वे मार्शल गॉड रियल्म और प्रोफाउंड रियल्म के बारे में जानते हैं। यह सुनकर डेमन टाइगर किंग हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या सच में मार्शल गॉड से भी ऊपर कोई रियल्म होता है। ये शुआन इसकी पुष्टि करता है और अपने मुख्य शिष्यों, जिनमें एक मोटा एल्डर, एक सीनियर डिसाइपल और एक महिला कल्टीवेटर शामिल हैं, उन्हें डांटते हुए कहता है कि वे अभी तक मार्शल एम्परर भी नहीं बने हैं और फिर भी घमंड कर रहे हैं। इसके बाद ये शुआन आसमान की ओर देखते हुए बताता है कि कैंगवू कॉन्टिनेंट के बाहर भी कई शक्तिशाली महाद्वीप हैं जहां महान योद्धा आम बात हैं और वहां एक मार्शल गॉड भी सिर्फ एक साधारण लड़ाका माना जाता है। यह सुनकर एक शिष्य अपनी मुट्ठी कस लेता है और महसूस करता है कि उनकी मौजूदा ताकत तो अपर रियल्म के लोगों के जूते उठाने लायक भी नहीं है। ये शुआन अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि डेमन कल्ट के श्रेष्ठ योद्धा एक दिन अपर रियल्म पर भी अपना राज कायम करेंगे। फिर वह सबकी ओर देखकर पूछता है कि क्या उनमें उसके साथ वहां विजय हासिल करने की हिम्मत है। उसकी बात सुनकर डेमन टाइगर किंग आगे बढ़ता है, अपनी छाती ठोककर जीवन भर उसके साथ रहने और पूरी वफादारी निभाने की कसम खाता है। इसके बाद किंगलोंग हॉल के मास्टर ली चांगशेंग आगे आकर सलाम करते हुए अपनी वफादारी जताते हैं। फिर सफेद बालों वाले ग्रेट एल्डर बाई हाउतियन भी वही शपथ दोहराते हैं। आखिर में पूरी सभा घुटनों के बल बैठ जाती है और मौत तक ये शुआन का साथ देने का नारा लगाती है। महल के बाहर पहाड़ी किले के सामने हजारों काले कवच पहने सैनिक बड़ी बड़ी पंक्तियों में खड़े होते हैं। वे एक साथ अपनी मुट्ठियां आगे बढ़ाकर झुकते हैं और मौत तक वफादार रहने का नारा लगाते हैं। उनकी गूंज पूरी घाटी में फैल जाती है और आसपास बैठे काले पक्षी उड़ जाते हैं। इसके बाद ये शुआन फिर से महल के भीतर 2 सुनहरे ड्रैगन की मूर्तियों पर हाथ रखकर घोषणा करता है कि अपर रियल्म जाने से पहले वे पूरे कैंगवू कॉन्टिनेंट को पूरी तरह अपने अधीन कर देंगे। वह चारों मुख्य हॉल के नेताओं को बुलाता है और सभी तुरंत एक घुटने पर बैठकर आदेश का इंतजार करने लगते हैं। ये शुआन उन्हें पूरे महाद्वीप पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने का आदेश देता है। वह सख्त लहजे में कहता है कि जो भी झुकने से इनकार करे, विरोध करे या उनके खिलाफ खड़ा हो, उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। अगले 3 सालों के भीतर पूरे महाद्वीप में सिर्फ डेमन कल्ट की ही आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। इसके बाद वह 12 डेमन किंग्स और ग्रेट गार्डियंस को बुलाता है। खरगोश और बैल के मुखौटे पहने योद्धा, सांप जैसे दिखने वाले शक्तिशाली लोग और भारी कवच वाले जनरल सहित कई ताकतवर नेता आगे आते हैं और आदेश लेने के लिए झुक जाते हैं। ये शुआन उन्हें बिना किसी गलती के आक्रमण में सहयोग करने का आदेश देता है। फिर वह अपनी नज़रें नकाबपोश जनरल लियन शेंग पर डालता है और पूरे सैन्य अभियान की जिम्मेदारी उसी को सौंप देता है।
लियन चैंग गहराई से झुककर यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कहानी एक हल्की रोशनी वाले सराय में पहुंचती है, जहां किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट के सफेद वस्त्र पहने कुछ तलवारबाज तेल के दीपक के आसपास बैठे होते हैं। एक घबराया हुआ युवा तलवारबाज अपने सीनियर ब्रदर बाई से कहता है कि उन्हें तुरंत ग्रेट हुआंग डायनेस्टी छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि यह इलाका डेमन कल्ट के हमलों से तबाह हो चुका है। तभी एक और छोटा शिष्य घबराकर कहता है कि अगर उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है तो बेहतर होगा कि वे डेमन कल्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दें। उसकी बात सुनकर एक गुस्सैल साथी अपनी चॉपस्टिक जोर से पटक देता है और उसे डांटते हुए कहता है कि वह उस क्रूर डेमन कल्ट के सामने झुकना चाहता है जिसने उनके पूरे सेक्ट का नरसंहार कर दिया। आखिर में सीनियर ब्रदर बाई शांत स्वर में बताता है कि उसने ग्रेट यू डायनेस्टी भागने का फैसला किया है, क्योंकि वहीं की सेनाएं अभी भी डेमन कल्ट के बढ़ते हमलों को रोकने में सफल हो रही हैं। इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, काले चमड़े के कवच पहने हथियारबंद सैनिक उनकी मेज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी तलवारबाज तुरंत अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सीनियर ब्रदर बाई आगे बढ़कर ऑफिसर वांग से पूछता है कि उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है, लेकिन ऑफिसर वांग ताना मारते हुए कहता है कि कानून टूटा है या नहीं, इसका फैसला वे नहीं करेंगे। ऑफिसर वांग अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है और कहता है कि जो भी विरोध करेगा उसे वहीं मार दिया जाएगा। सराय के तंग रास्तों में भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। सफ़ेद कपड़े पहने तलवारबाज पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वे धीरे धीरे हारने लगते हैं और एक एक करके लकड़ी के फर्श पर गिराकर मार दिए जाते हैं। मरने से पहले एक घायल किंगलियन सेक्ट का शिष्य सैनिकों पर थूकते हुए उन्हें डेमन कल्ट का गुलाम कहता है, लेकिन अगले ही पल दुश्मन की तलवार उसकी जान ले लेती है। इसके बाद कहानी एक शांत और आलीशान कमरे में पहुंचती है, जहां डेमन कल्ट का नेता मास्टर चैन आराम से स्प्रिंग टी पी रहा होता है। ऑफिसर वांग कमरे में आकर घुटनों के बल बैठता है और अपना पूरा नाम वांग यिशिन बताते हुए रिपोर्ट देता है कि उसने किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट के बचे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया है और उन्हें तोहफे के रूप में लेकर आया है। मास्टर चैन मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता है और कैदियों को स्वीकार कर लेता है। फिर मास्टर चैन पूछता है कि क्या और कोई बात है। वांग यिशिन झिझकते हुए भविष्य में प्रमोशन की गुजारिश करता है। मास्टर चैन उसे भरोसा दिलाता है कि उसके सभी काम दर्ज किए गए हैं और अगली सरकारी समीक्षा में उसे इंसेंस मास्टर का पद जरूर मिलेगा। यह सुनकर वांग यिशिन खुशी से बार बार झुककर उसका धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मास्टर चैन मुस्कुराते हुए सोचता है कि ऐसे स्थानीय गद्दार उसके अपने छोटे शिष्यों से भी ज्यादा काम के हैं। वह मानता है कि आज उनका इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ उनके कल्ट लीडर की अपार शक्ति की वजह से है। इसके बाद वह अपने पीक मार्शल किंग स्तर को पार करने के लिए साधना शुरू करने का फैसला करता है। अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह तुरंत उठकर अपने गार्ड्स को सतर्क करता है। अंधेरे से 2 एलीट गार्ड सामने आते हैं। मास्टर चैन उन्हें बताता है कि वह एकांत साधना में जा रहा है और सख्त आदेश देता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसकी साधना में बाधा न डाले। इसके बाद कहानी फिर से डेमन कल्ट के सिंहासन कक्ष में पहुंचती है, जहां ये शुआन अपने सिस्टम से लेसर 10,000 डेमन पूल के बारे में पूछता है। सिस्टम बताता है कि यह मार्शल गॉड स्तर से नीचे के सभी लोगों के लिए सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण स्थल है और उसे अपने इनाम का आनंद लेने के लिए कहता है। ये शुआन उस रहस्यमयी ऊर्जा से भरे पूल में उतर जाता है। बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगती है। वह महसूस करता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद घनी है, जिससे उसकी साधना सामान्य से कई गुना तेज हो जाती है और उसका शरीर भी मजबूत होने लगता है। उसी समय शाही खुफिया अधिकारी तियानसान आकर झुकता है। ये शुआन उससे अपने लक्ष्य झाओ ली की जानकारी मांगता है। तियानसान बताता है कि झाओ ली को आखिरी बार जिनशान टेम्पल में देखा गया था, उसके बाद वह पूरे महाद्वीप से गायब हो गया। ये शुआन मुस्कुराकर कहता है कि नायक उसके जाल से निकलने में कामयाब हो गया। फिर वह लियन शेंग के युद्ध अभियान की जानकारी मांगता है। तियानसान बताता है कि उनकी सेना ने लगभग पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया है। ग्रेट हुआंग और ग्रेट चियान राजवंश गिर चुके हैं और अब सिर्फ ग्रेट यू राजवंश तथा हुआशा किला ही मुकाबला कर रहे हैं। यह सुनकर यह शुआन संतुष्ट होता है और तियानसान को आदेश देता है कि लियन शेंग जल्दबाजी न करे। साथ ही सभी ग्रेट गार्डियंस और डेमन किंग्स को मोर्चे पर इकट्ठा होने का आदेश देता है। इसके बाद वह सिस्टम से टाइम आइसोलेशन चैम्बर सक्रिय करने को कहता है ताकि वह लंबे समय तक एकांत साधना कर सके। इसके बाद कहानी ग्रेट यू राजवंश की युद्ध भूमि पर पहुंचती है। शाम के समय लियन शेंग एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर अपने शिविर को देखता है और कहता है कि अब मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ कुछ मजबूत किलों को गिराना बाकी है। डेमन टाइगर किंग सुझाव देता है कि सीधे हमला करके दुश्मन को कुचल दिया जाए। लियन शेंग कहता है कि सीधा हमला सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है। फिर वह सभी सेनापतियों को अगले दिन सुबह शाही महल पर पूर्ण आक्रमण करने का आदेश देता है। तभी एक बुजुर्ग याद दिलाता है कि कल्ट लीडर ने पूरे महाद्वीप को जीतने के लिए सिर्फ 1 साल की समय सीमा दी है।
डेमन टाइगर किंग शिकायत करता है कि वे तो 6 महीने में ही सब खत्म कर सकते थे। लियन शेंग उसे चुप कराते हुए कहता है कि कल्ट लीडर के पास दिव्य दूरदृष्टि है और उनके हर आदेश का ठीक उसी तरह पालन करना होगा। इस दौरान साधारण सैनिक आपस में फुसफुसाते हैं कि उनका ग्रेट गार्डियन पिछले 2 सालों से एकांत साधना में है। इसके बाद एक अंधेरी गुफा दिखाई जाती है जहां नीली बिजली लगातार चमक रही है। वहां एक बुजुर्ग संरक्षक कठिन आध्यात्मिक सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। वह दर्द से जूझते हुए खुद से कहता है कि वह यहाँ नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अभी भी अपने सर्वोच्च कल्ट लीडर की सेवा करनी है। नीली बिजली उसके शरीर पर दौड़ने लगती है और उसकी शक्ति धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। उसके घाव तेजी से भर जाते हैं और उसकी ताकत वापस लौट आती है। वह पूरी शक्ति लगाकर अपनी आखिरी रुकावट तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक पूरी गुफा में नीली ऊर्जा का विस्फोट होता है। वह आंखें खोलकर खुशी से चिल्लाता है कि उसका परिवर्तन सफल हो गया है। उसका मुख्य अवतार पूरी तरह बहाल हो जाता है और वह मार्शल एम्परर रियलम के शुरुआती स्तर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह और ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा करता है और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। कुछ ही देर में उसकी शक्ति मार्शल एम्परर रियलम के मध्य स्तर तक पहुंच जाती है। उसकी ताकत लगातार बढ़ती रहती है। वह पागलों की तरह हंसता है क्योंकि उसकी ऊर्जा सामान्य सीमाओं से आगे निकल जाती है और वह मार्शल एम्परर रियलम के उन्नत स्तर तक पहुंच जाता है, फिर तेजी से शिखर स्तर के करीब पहुंचने लगता है। आखिरकार एक जबरदस्त विस्फोट के साथ वह पूरी तरह मार्शल एम्परर रियलम के पीक स्तर तक पहुंच जाता है। उसके चारों ओर काली बिजली की भयानक आभा फैल जाती है और वह पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो जाता है। कुछ देर बाद बिजली शांत हो जाती है। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरता है और अपनी नई दिव्य शक्ति की प्रशंसा करता है। इसके बाद युद्ध से तबाह शाही महल दिखाई देता है, जहां ग्रेट यू राजवंश का सम्राट किंग यू खून से लथपथ घुटनों के बल बैठा होता है। लियन शेंग उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और आखिरी बार उसे आत्मसमर्पण करके डेमन कल्ट में शामिल होने का मौका देता है। किंग यू गुस्से में इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह डेमन कल्ट को लाखों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए कोसता है और कहता है कि वह ऐसे अत्याचारी की सेवा करने से बेहतर मरना पसंद करेगा। यह सुनकर डेमन टाइगर किंग आगे बढ़ता है और लियन शेंग से उसे मारने की अनुमति मांगता है, लेकिन किंग यू गर्व से कहता है कि वह कभी भी डेमन जल्लादों के हाथों अपमानित नहीं होगा। अपने पूर्वजों से माफी मांगते हुए किंग यू अपनी बची हुई शक्ति से आत्महत्या कर लेता है। अपने राजा की मौत देखकर उसके वफादार मंत्री और अधिकारी फूट फूट कर रोने लगते हैं। लियन शेंग शांत स्वर में कहता है कि किंग यू सचमुच सम्मान के योग्य शासक था, जिसने अपने लोगों में इतनी गहरी निष्ठा पैदा की। फिर वह आदेश देता है कि राजा का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। डेमन टाइगर किंग सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कहानी फिर से डेमन कल्ट की राजधानी में पहुंचती है। ये श्वान अपने सिंहासन पर बैठकर मास्टर ली, मास्टर वांग, डेमन माउस किंग, डेमन टाइगर किंग और डेमन मंकी किंग सहित अपने प्रमुख सेनापतियों को हुआशा किले में शांति प्रस्ताव लेकर जाने का आदेश देता है। वह कहता है कि अगर किला हर साल कर देने और उसके अधीन होने के लिए तैयार हो जाए तो उन्हें जीवित रहने दिया जाएगा, लेकिन अगर वे मना करें तो उन्हें पूरी तरह मिटा दिया जाए। सभी सेनापति झुककर आदेश स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद ये शुआन बाकी एल्डर्स से कहता है कि वे उसके साथ चलें, क्योंकि हुआशा किले का मामला वह खुद संभालेगा। ग्रेट एल्डर बाय हाउतियन झुककर उसकी जान बचाने और साधना में मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद करता है। ये शुआन उसे उठने के लिए कहता है। बाय हाउतियन मन ही मन महसूस करता है कि कल्ट लीडर की असली शक्ति अब उसकी समझ से भी परे हो चुकी है। ये शुआन उससे अपर रियल्म की ताज़ा जानकारी पूछता है। बाय हाउतियन कहता है कि उसने सिर्फ डेमन टाइगर किंग से कुछ अफवाहें सुनी हैं। ये शुआन विश्वास से कहता है कि चाहे आगे कितने भी खतरे हों, डेमन कल्ट आखिरकार अपर रियल्म की चोटी पर राज करेगा। फिर वह बाय हाउतियन को बताता है कि अब जबकि लेसर 10,000 डेमन पूल मिल चुका है, उसे अपर रियल्म जाने से पहले वहीं अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। दोनों डेमन पूल पहुंचते हैं, जहां पूल के रक्षक उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। वे बताते हैं कि एक समय में सिर्फ 2 लोग ही इस पूल में साधना कर सकते हैं। उसी समय डेमन मंकी किंग पानी से बाहर निकलता है और बाय हाउतियन को उसकी सफलता पर बधाई देता है। वह कहता है कि इस पूल की शक्ति सचमुच अद्भुत है। बाय हाउतियन पूल में उतर ही रहा होता है कि अचानक पूरे आंगन में एक बेहद शक्तिशाली आभा फैल जाती है। सभी ऊपर देखते हैं और एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति को उतरते हुए देखते हैं, जिसकी मार्शल एम्परर स्तर की भयावह शक्ति चारों ओर फैल रही होती है। डेमन मंकी किंग धीरे से कहता है कि यह जरूर श्वानबू डिवीजन का रहस्यमयी नेता होगा, जो हमेशा नकाब पहनता है और सीधे कल्ट लीडर को रिपोर्ट करता है। उसी समय सिस्टम की सूचना आती है कि पूरे महाद्वीप को एकजुट करने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।
इनाम के रूप में ये शुआन की शक्ति सीधे प्रोफाउंड रियल्म की 5वीं परत से बढ़कर 7वीं परत तक पहुंच जाती है। इसके बाद शाही महल में लियन शेंग घुटनों के बल बैठकर रिपोर्ट देता है कि ग्रेट यू, ग्रेट हुआंग, ग्रेट चियान और हुआशा किला सभी पूरी तरह आत्मसमर्पण कर चुके हैं और हर साल कर देने के लिए तैयार हैं। ये शुआन उसकी प्रशंसा करता है और लियन शेंग सहित सभी मुख्य सेनापतियों को 10,000 डेमन पूल में 1 से 3 महीने तक साधना करने का पुरस्कार देता है। सभी सेनापति उसका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद ये शुआन पूरी सेना की वर्तमान ताकत की रिपोर्ट मांगता है। लियन शेंग बताता है कि उनकी गुप्त टुकड़ियों को छोड़कर डेमन कल्ट के पास प्रोफाउंड रियलम की तीसरी परत के 2 मास्टर, दूसरी परत के 4 मास्टर, पहली परत के 20 मास्टर, 300 से अधिक मार्शल गॉड और 2000 से अधिक मार्शल एम्परर मौजूद हैं। यह सुनकर यह शुआन कहता है कि आने वाली चुनौतियों के लिए यह ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। वह लियन शेंग को एक आखिरी साल देता है और घोषणा करता है कि ठीक 1 साल बाद वह पूरे डेमन कल्ट का नेतृत्व करते हुए शून्य को तोड़कर आधिकारिक रूप से अपर रियल्म पर विजय पाने के लिए प्रस्थान करेगा। इसके बाद कहानी एक भीड़भाड़ वाली सराय में पहुंचती है। एक घमंडी गुंडा मेज पर हाथ मारकर गरीब यात्रियों को वहां से भाग जाने का आदेश देता है। डरे हुए यात्री तुरंत अपना सामान लेकर भाग जाते हैं। यह देखकर पास बैठा एक युवक उनकी कायरता पर ताना मारता है, लेकिन उसका साथी तुरंत उसे चुप कराते हुए बताता है कि वह गुंडा अर्थ रैंकिंग का 3रे स्थान वाला मशहूर तलवारबाज डुआन सानपिंग है। यह नाम सुनते ही युवक डर जाता है। सराय के एक कोने में बैठी एक युवा महिला साधिका अपने बूढ़े गुरु से पूछती है कि क्या वे कभी अपने नष्ट हुए संप्रदाय का बदला ले पाएंगे। गुरु उसे धैर्य रखने और साधना पर ध्यान देने के लिए कहते हैं ताकि वे एक दिन मार्शल एम्परर रियल्म तक पहुंचकर अपर रियल्म में बदला ले सकें। इसी बीच डुआन सानपिंग सराय के मालिक पर और मांस लाने के लिए चिल्लाता है। तभी एक ताकतवर चोगा पहने योद्धा उसकी मेज तक आता है। डुआन सानपिंग तुरंत डरकर डेमन कल्ट के अधिकारी मास्टर चेन के पास भागता है और उससे उस अजनबी को सबक सिखाने की भीख मांगता है। मास्टर चेन घमंड से आगे बढ़ता है और चेतावनी देता है कि डेमन कल्ट का अपमान करने की सजा मौत है। तभी वह रहस्यमयी योद्धा अपने हाथ में मौजूद शाही पहचान चिन्ह दिखाकर पूछता है कि क्या मास्टर चेन इसे पहचानता है। जैसे ही मास्टर चेन की नज़र उस काले और सुनहरे पदक पर पड़ती है, उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। वह तुरंत अपना हथियार गिरा देता है, पसीने से भीगकर झुक जाता है और कांपने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ा यह रहस्यमयी यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि डेमन टाइगर किंग के अधीन सीधे काम करने वाला एक उच्च पदस्थ निजी गार्डियन है, जो अपने माथे पर हाथ रखकर माफ़ी मांगते हुए अपना परिचय देता है। वह बताता है कि वह बायहू हॉल का एलिट शिष्य है और एक उपद्रवी व्यक्ति को डेमन कल्ट की शांति भंग करने के लिए फटकारता है। अधिकारी हुवेई उसकी बात ध्यान से सुनता है। चेनची सम्मानपूर्वक झुककर कहता है कि उसे जरूरी काम से जाना होगा और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक सराय में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बलशाली योद्धा से पूछता है कि मार्शल गॉड रियल्म के ऊपर भी कोई स्तर होता है या नहीं। योद्धा चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि यह अब कोई रहस्य नहीं रहा, क्योंकि डेमन कल्ट जल्द ही पूरी दुनिया को इसके बारे में बताएगा। वह समझाता है कि अपर रियल्म में मार्शल गॉड नाम का कोई अलग रियल्म नहीं होता। वहाँ इसे प्रोफाउंड पैसेज रियल्म कहा जाता है, जिसमें कुल 10 स्तर हैं और मार्शल गॉड केवल पहले 4 स्तरों के बराबर होता है। जब बुजुर्ग डेमन कल्ट के लीडर की ताकत के बारे में पूछता है तो योद्धा विश्वास के साथ कहता है कि उनके नेता इस संसार में अजेय हैं। इसके बाद झो कियोंग एक अंधेरे और क्रिस्टल से जगमगाते हॉल में बैठा अपर रियल्म के बारे में सोच रहा होता है। वह अपना सिस्टम खोलता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पास 8 लाख एंटागोनिस्ट पॉइंट्स मौजूद हैं। जो क्योंग सिस्टम से कोई अच्छा सुझाव मांगता है। सिस्टम उसे मिस्टिक फैंटेसी डेमन पिल दिखाता है, जिसकी कीमत 5 लाख एंटागोनिस्ट पॉइंट्स है और जो किसी की शक्ति को पूरे एक बड़े रियल्म तक बढ़ा सकती है। जो क्योंग उस दवा की जानकारी ध्यान से देखता है। इसके बाद वह प्रोफाउंड पैसेज रियल्म के ऊपर के स्तरों के बारे में पूछता है। सिस्टम उसे इटर्नल जायंट, ट्रू मार्शल और ग्रेट डालुओ रियल्म दिखाता है। जब वह पूछता है कि ग्रेट डालुओं के ऊपर भी कुछ है या नहीं, तो सिस्टम कहता है कि समय आने पर उसे खुद पता चल जाएगा। फिर जो क्योंग पूछता है कि क्या और भी कोई उपयोगी वस्तु है। तभी कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है। एक विशाल चौक में लगे बोर्ड पर घोषणा होती है कि अपर रियल्म का मार्ग खुलने वाला है और मार्शल एम्परर स्तर तक पहुंचे लोग वहां जा सकेंगे। एक विशाल यांत्रिक ड्रैगन उड़ता हुआ इनविंसिबल सिटी के ऊपर पहुंचता है। उसकी पीठ पर बने महल की बालकनी में खड़े झो क्योंग हजारों काले वस्त्र पहने शिष्यों को देखते हुए लियन शेंग से पूछते हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं या नहीं। लियन शेंग झुककर रिपोर्ट देता है कि आरोहण के लिए 2 लोग प्रोफाउंड पैसेज रियलम की 5वीं परत पर, 8 लोग 4थी परत पर, 500 लोग तीसरी परत से नीचे और 5000 लोग मार्शल एम्परर के शिखर स्तर पर तैयार हैं।
झो क्योंग संख्या सुनकर संतुष्ट होता है, लेकिन सबको चेतावनी देता है कि अपर रियलम की यात्रा बेहद खतरनाक है। वह पूछता है कि क्या सभी लोग उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। पूरी भीड़ एक साथ घुटनों के बल बैठकर वफादारी की शपथ लेती है। इसके बाद वह ली चांगशेंग को आगे बुलाता है। ली चांगशेंग झुककर आदेश लेने आता है। झो क्योंग उसे आदेश देता है कि उनकी अनुपस्थिति में डेमन कल्ट की रक्षा करे। वह बताता है कि आरोहण के बाद यह मार्ग 3 साल तक बंद रहेगा और उसके बाद बाकी लोग भी ऊपर आ सकेंगे। ली चांगशेंग आदेश स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दृश्य अपर रियल्म की बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंचता है, जहां एक युवा तलवारबाज और उसकी साथी हुई जी एक विशाल टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं। युवक कहता है कि आरोहण की पत्थर की शिला पूरे 1 साल से चमक रही है, लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं आया। हुईजी पूछती है कि आखिर बात क्या है। युवक बताता है कि यह शिला उसके निचले संसार से आने वाले लोगों का ट्रांसमिशन मार्ग है। उनके साथ मौजूद एक बुजुर्ग कहता है कि शायद कोई छिपा हुआ महान विशेषज्ञ आने वाला है और सलाह देता है कि उसके आने पर उससे जानकारी जरूर ली जाए। अचानक पत्थर की शिला से जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है। धुएं के छंटते ही बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं। युवक हैरान रह जाता है क्योंकि वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। हुईजी आश्चर्य से पूछती है कि क्या सचमुच ये लोग उसी निचले संसार से आए हैं। युवक समझ नहीं पाता कि एक निचला संसार इतने सारे शिखर मार्शल एम्परर कैसे पैदा कर सकता है। तभी लान्यू वू नाम का अपर रियल्म का एक अधिकारी आगे बढ़कर पूछता है कि वे किस शक्ति से हैं और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ क्यों आए हैं। तभी लियन शेंग धुएं से बाहर निकलकर उसके सामने आ जाता है। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो जाते हैं। डेमन कल्ट के हजारों शिष्य अनुशासित सैन्य पंक्तियों में खड़े रहते हैं और सामने मौजूद शत्रु सेना से बिल्कुल भी नहीं डरते। लान्यू वू अपना विशाल हथियार निकालता है, जिससे ठंडी नीली ऊर्जा निकलने लगती है। उसके सैनिक भी पीछे खड़े होकर युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। लियन शेंग पूरी शांति के साथ अपनी शक्ति प्रकट करता है। हजारों डेमन कल्ट साधकों की ऊर्जा पूरे बर्फीले मैदान को हिला देती है और वातावरण पर भारी दबाव छा जाता है। हुईजी हैरानी से पूछती है कि कोई नया आया व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। युवक डरते हुए बताता है कि सामने खड़ा व्यक्ति डेमन कल्ट का ग्रैंड स्टूअर्ड लियन शेंग है। हुईजी पूछती है कि क्या वह उसे जानता है। युवक बताता है कि डेमन कल्ट इतना शक्तिशाली संगठन है कि उसके अपने पुराने संप्रदाय को भी खत्म होना पड़ा था। लान्यू वू हैरानी से चिल्लाता है कि लियन शेंग प्रोफाउंड पैसेज रियल्म की 5वीं परत पर पहुंच चुका है। वह पूछता है कि क्या उसके पीछे खड़े सभी लोग एक साथ ऊपर आए हैं। लियन शेंग शांत स्वर में कहता है कि अपर रियल्म की आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच निचले संसार से 10 गुना अधिक है। इसके बाद लियन शेंग अपना परिचय देता है और विनम्रता से कहता है कि उनकी महान यात्रा में कोई बाधा न डाले। लान्यू वू गुस्से में कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता वे कहाँ से आए हैं। वह घोषणा करता है कि लान्यू कबीले को चुनौती देने वालों की मौत निश्चित है। वह आखिरी चेतावनी देता है कि या तो वे आत्मसमर्पण करें या यहीं मारे जाएं। इतना कहकर वह अपने सैनिकों को हमला करने का संकेत देता है। लियन शेंग घोषणा करता है कि सामने खड़े लोग डेमन कल्ट की प्रगति रोकना चाहते हैं और सभी उच्च अधिकारियों को पूरी शक्ति से लड़ने का आदेश देता है। लान्यू वू अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक डेमोनिक टाइगर हेवन स्प्लिटिंग क्लॉ छोड़ता है। आसमान अंधेरा हो जाता है और उसके हथियार में विशाल ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। दोनों सेनाएं भीषण युद्ध में भिड़ जाती हैं। बर्फीले मैदान पर ऊर्जा के विस्फोट, तलवारों की टक्कर और मार्शल तकनीकों की बारिश होने लगती है। धीरे धीरे डेमन कल्ट की विशाल संख्या और अनुशासन लान्यू कबीले की सेना पर भारी पड़ने लगता है। उनके शिष्य उन्नत तकनीकों से दुश्मनों की रक्षा पंक्ति तोड़ देते हैं। दूर खड़ा युवक यह देखकर डर जाता है कि लान्यू कबीले के सर्वोच्च एल्डर्स भी युद्ध में उतरने को मजबूर हो गए हैं। इसके बाद लान्यू कबीले का दूसरा सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ युद्ध में प्रवेश करता है, जिसकी शक्ति इटर्नल जायंट रियल्म के करीब पहुंच चुकी होती है। उसके आते ही पूरा मैदान कांप उठता है। फिर लान्यू कबीले का सबसे शक्तिशाली नेता लोंग चांग अपने पूर्वजों का सुरक्षात्मक ताबीज सक्रिय करता है। सुनहरी रोशनी पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाती है और डेमन कल्ट को दबाने की कोशिश करती है। युवक यह देखकर कहता है कि इतनी जबरदस्त ताकत और आत्मविश्वास के बिना कोई भी अपर रियल्म में इस तरह प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी आसमान से एक विशाल आवाज गूंजती है और झो क्योंग भव्य अंदाज में स्वर्ग से उतरता है। झो क्योंग सभी को उठने का आदेश देता है और फिर ठंडी नजरों से लोंग चांग की ओर देखकर पूछता है कि डेमन कल्ट के लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत उसे किसने दी। झो क्योंग की भयानक शक्ति महसूस करते ही लोंग चांग कांपने लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि निचले संसार से आया कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है। झो क्योंग कहता है कि अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। यह सब देखकर स्वॉर्ड सेक्ट का शिष्य शांगगुआन यून उसकी शक्ति से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। शांगगुआन यून सम्मानपूर्वक झुककर झो क्योंग का अभिवादन करता है। दूसरी ओर लोंग चांग समझ जाता है कि अब परिस्थितियां उसके खिलाफ हो चुकी हैं।
लॉन्ग चांग अपनी स्थिति बचाने के लिए कहता है कि अगर जो क्योंग निचले संसार के रहस्य बता दे तो वह उनकी सुरक्षा की गारंटी देगा। जो क्योंग उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मस्खरा कहता है। इसके बाद वह केवल हाथ हिलाकर एक भयानक हमला करता है जो सीधे लॉन्ग चांग की आंखों पर लगता है। लॉन्ग चांग दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर लान्यू कबीले के बाकी लोग डर से जड़ हो जाते हैं क्योंकि उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा एक ही वार में हार चुका होता है। तभी लान्यू कबीले का मुखिया लान्यू कोंग जल्दी से वहां पहुंचता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वे सिर्फ ब्लैक इंपीरियल सिटी के नियमों के अनुसार इस स्थान की रक्षा कर रहे थे और यह सब एक गलतफहमी थी। वह जो क्योंग से नाराज न होने की विनती करता है और निचले संसार की स्थिति के बारे में पूछता है, लेकिन जो क्योंग कोई जानकारी देने से इनकार कर देता है। जो क्योंग मन ही मन समझ जाता है कि लान्यू कोंग केवल उसकी ताकत से डरकर सम्मान दिखा रहा है। वह सोचता है कि फिलहाल उसके संप्रदाय को अपर रियल्म में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए समय चाहिए। इसी दौरान ब्लैक इंपीरियल सिटी के व्यापारी संघ का प्रमुख चियान सिहाई उड़ते हुए रथ में वहां पहुंचता है। वह निचले संसार के रहस्यों में रुचि दिखाते हुए जो क्योंग को सुरक्षा और साझेदारी का प्रस्ताव देता है। जो क्योंग उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय चुपचाप अपना सिस्टम खोलता है और वहां से निकलने का उपाय ढूंढता है। वह सिस्टम स्टोर से 3 लाख एंटागोनिस्ट पॉइंट्स देकर ग्रैंड शिफ्ट तावीज खरीद लेता है। खरीदारी के बाद उसके पास 80,000 पॉइंट्स बच जाते हैं। इसके बाद वह सबको बताता है कि फिलहाल डेमन कल्ट किसी से टकराव नहीं चाहता। जब वे अपनी जगह बना लेंगे तब सभी से विस्तार से बात करेंगे। इतना कहकर वह तावीज सक्रिय कर देता है। अचानक तेज रोशनी पूरी डेमन कल्ट सेना को घेर लेती है और अगले ही पल पूरी सेना वहां से गायब हो जाती है। चियान सिहाई गुस्से में चिल्ला उठता है। वह खाली पड़े मैदान को देखकर समझ जाता है कि बहुत उच्च स्तर का स्पेशल टेलीपोर्टेशन तावीज इस्तेमाल किया गया है और तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है कि पता लगाएं डेमन कल्ट आखिर कहां गया है। लान्यू कोंग ध्यान दिलाता है कि आरोहण की प्राचीन पत्थर की शिला पूरी तरह बुझ चुकी है, जिससे साफ है कि निचले संसार का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका है। आखिर में डेमन कल्ट की पूरी सेना एक वीरान और धुंध से ढकी पर्वत श्रृंखला में सुरक्षित पहुंच जाती है। जो क्योंग एक विशाल पत्थर की वेदी के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि आज से यही पर्वत अपर रियल्म में डेमन कल्ट का अस्थायी मुख्यालय होगा। वह अपने चारों प्रमुख सेनापतियों बैंगनी रोशनी से जगमगाते डेमन कल्ट के महल में पहुंचती है, जहां 2 नकाबपोश अधीनस्थ जोहू के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। सुनहरे मुखौटे वाला अधीनस्थ ब्लैक किंग सिटी की विशाल सीमा और वहां के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी देता है। जोहू अपने ड्रैगन सिंहासन पर बैठे हुए ब्लैक किंग सिटी के शासक के बारे में पूछता है। अधीनस्थ बताता है कि वहां का शासक मुलाव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक वृक्ष आत्मा है जिसने ट्रू मार्शल रियल्म प्राप्त कर लिया है। वह आगे बताता है कि मुलाव ब्लैक किंग सिटी का सबसे शक्तिशाली साधक है, लेकिन वह आमतौर पर शासन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता और शहर की 8 बड़ी शक्तियों को मिलकर व्यवस्था संभालने देता है। इसके बाद अधीनस्थ महत्वपूर्ण खबर देता है कि 1 महीने बाद मुलाव अपना 3000वां जन्मदिन मनाएगा। उसी दिन सिटी लॉर्ड के महल में एक रहस्यमयी गुप्त लोक भी खोला जाएगा। यह सुनकर जो हू ध्यान से सोचने लगता है। तभी उसके सामने सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। मिशन यह है कि मुलाव के जन्मदिन समारोह में शामिल होना, गुप्त लोक में प्रवेश का अधिकार हासिल करना और अपनी साधना के 2 छोटे स्तर बढ़ाना। मिशन पूरा होने पर 2 लाख विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। जो हू तुरंत मिशन स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दृश्य एक शांत बगीचे में पहुंचता है, जहां सफ़ेद बालों वाला मुलाव सब्जियां उगा रहा होता है। उसके साथ गुलाब जैसे लाल कपड़े पहने हुआ मेईगुई उत्साह से लॉन्ग चांग की हाल की हार के बारे में बात कर रही होती है। मुलाव मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि जब वह पहले से ही लॉन्ग चांग को पसंद नहीं करती तो उसके हारने पर परेशान क्यों है। हुआ मेईगुई शर्माते हुए कहती है कि वह सिर्फ जिज्ञासु है। फिर हुआ मेईगुई पूछती है कि क्या रहस्यमयी डेमन कल्ट मास्टर उसके जन्मदिन समारोह में आएगा। मुतिलाओ मजाक करते हुए कहता है कि उसकी छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है और किसी में दिलचस्पी लेने लगी है। शर्माकर हुआ मेईगुई इस बात से इनकार करती है और कहती है कि पूरे ब्लैक किंग सिटी के लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर वह निचले संसार के रहस्यों के बारे में पूछती है। मुलाव उस विषय को टाल देता है और पूछता है कि उसकी साधना कैसी चल रही है। यह सुनकर हुआ मेईगुई झुंझलाकर चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद जन्मदिन समारोह के विशाल द्वार पर उद्घोषक अलग अलग शक्तिशाली गुटों के आगमन की घोषणा करता है। रिवर गैंग, ब्लू फेदर ट्राइब, स्वॉर्ड सेक्ट और कई अन्य संगठन समारोह में पहुंचते हैं। महल के पहरेदार सभी मेहमानों के निमंत्रण पत्र जांचने के बाद ही उन्हें अंदर जाने देते हैं। तभी जोहू बिना निमंत्रण पत्र के वहां पहुंचता है। पहरेदार पूछते हैं कि वह कौन है, तो वह शांत स्वर में खुद को डेमन कल्ट मास्टर बताते हुए कहता है कि वह मुटोर लाओ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया है।
महल के अंदर पहले से बैठे लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि झोऊ ने अपर रियल्म में आने के तुरंत बाद ही कॉर्नग्लिन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सभी बड़े नेता उसकी अविश्वसनीय साधना गति पर हैरान होते हैं। कुछ लोग उसकी तुलना प्राचीन पवित्र भूमियों के राजकुमारों से करते हैं, जबकि कुछ को शक होता है कि वह किसी महान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म हो सकता है। तभी झोऊ भव्य अंदाज में हॉल में प्रवेश करता है। उसकी डरावनी आभा पूरे सभागार का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सभी लोग फुसफुसाने लगते हैं और हैरान होते हैं कि वह अकेले इतने शक्तिशाली लोगों के बीच आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। झोऊ सीधे मंच तक पहुंचकर मुलाओ को सम्मानपूर्वक जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। मुचिची लाओ मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है और उसे सम्मानित अतिथि के रूप में बैठने का निमंत्रण देता है। तभी एक घमंडी नेता कहता है कि सभी मुख्य सीटें भर चुकी हैं और झोऊ को पीछे जाकर बैठना चाहिए। झोऊ उसकी बात अनसुनी करके सीधे एक आंख वाले कबीले की खाली सीट पर बैठ जाता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि अगर किसी को आपत्ति है तो सामने आए। मुल्लाओ माहौल शांत करते हुए उसे वहीं बैठने की अनुमति दे देता है। इसके बाद समारोह संचालिका जन्मदिन के उपहार प्रस्तुत करने की घोषणा करती है। एक एक करके सभी बड़े संगठन अपने कीमती उपहार पेश करते हैं। कोई स्वर्ण अमृत देता है तो कोई दुर्लभ आध्यात्मिक क्रिस्टल भेंट करता है। तभी एक मेहमान झोऊ का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह खाली हाथ आया है और क्या यह सिटी लॉर्ड का अपमान नहीं है। झोऊ अपनी विशेष दृष्टि से मुलाओ को देखता है और समझ जाता है कि उसका वास्तविक रूप एक दिव्य आड़ू का वृक्ष है जो शारीरिक सीमा के कारण अगले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके बाद वह अपना सिस्टम खोलता है। वह सिस्टम से शियानलिंग मैरो नाम की दुर्लभ वस्तु खरीदता है जो वृक्ष आत्माओं को बड़ी सफलता दिला सकती है। फिर झोऊ वह शीशीमो लाओ को उपहार में देता है। उसके भीतर की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते ही मुलाओ हैरानी से खड़ा हो जाता है और पूरा सभागार स्तब्ध रह जाता है। मुलाओ कृतज्ञता के साथ उपहार स्वीकार करता है। इसके बाद संचालिका घोषणा करती है कि अब युद्ध प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसमें हर बड़ा संगठन 2 प्रतिभागी भेजेगा। विजेताओं को कोंगतोंग गुप्त लोक में प्रवेश मिलेगा। प्रतियोगिता शुरू होते ही अलग अलग संप्रदायों के युवा योद्धा शक्तिशाली तकनीकों और तत्वीय हमलों से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मुकाबले लगातार तेज होते जाते हैं। तलवारें टकराती हैं, ऊर्जा विस्फोट होते हैं, तेज रफ्तार लड़ाइयाँ होती हैं। कोई हवा में उड़कर हमला करता है, कोई ढाल बनाता है तो कोई जादुई शक्ति का प्रयोग करता है। एक एक करके प्रतियोगी बाहर होते जाते हैं। अलग अलग मुकाबलों में सभी योद्धा पूरी ताकत से शीर्ष स्थान पाने की कोशिश करते हैं। आखिर एक महिला योद्धा जोरदार वार खाकर बाहर जा गिरती है। संचालिका घोषणा करती है कि प्रारंभिक मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और अब अंतिम दौर शुरू होगा। सभी फाइनलिस्ट अखाड़े के बीच पहुंचते हैं और निर्णायक मुकाबले की तैयारी करते हैं। जबरदस्त ऊर्जा हमलों की टक्कर से पूरा अखाड़ा धूल और झटकों से भर जाता है। बैंगनी और नीली ऊर्जा के विशाल विस्फोट कई योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। अंत में एक प्रतियोगी बुरी तरह पत्थर के फर्श पर गिरता है और खून उगलने लगता है। संचालिका बचे हुए प्रतिभागियों की स्थिति की जांच करती है। संचालिका आधिकारिक रूप से प्रतियोगिता समाप्त घोषित करती है और बताती है कि अब डेमन कल्ट भी बाकी बड़े संगठनों के साथ गुप्त लोक में प्रवेश करेगा। इसके बाद हुआ मेगुई झोऊ के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या यह सच है कि वह निचले संसार से यहाँ तक पहुँचा है। वह उसकी ताकत को लेकर बेहद उत्सुक दिखाई देती है। वह लगातार उसके संप्रदाय और उसकी शक्ति के बारे में सवाल पूछती रहती है। झोऊ परेशान होकर उसे ठंडी नज़रों से देखता है और कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो उसकी नज़रों से दूर हो जाए। इसके बाद मुलाओ सभी चुने गए लोगों को कोंगतोंग गुप्त लोक के प्रवेश द्वार तक ले जाता है। वह बताता है कि पहले प्रोफाउंड रियल्म के साधक प्रवेश करेंगे और 3 घंटे बाद ट्रू मार्शल रियल्म के लोग अंदर जाएंगे। उधर कुछ बड़े संगठन के नेता आपस में गुप्त योजना बनाते हैं कि गुप्त लोक के अंदर मिलकर झोऊ पर हमला करेंगे। वे तय करते हैं कि जो भी झोऊ को मारेगा उसके अधिकतर खजाने उसी के होंगे। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वह गुप्त लोक से जीवित वापस नहीं आएगा। मुलाओ सभी लोगों को चेतावनी देता है कि गुप्त लोक में प्राचीन और खतरनाक जीव रहते हैं। साथ ही 3 दिन बाद यह स्थान अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए सभी समय का ध्यान रखें। झोऊ चमकते हुए भंवर में प्रवेश करता है। उसी समय सिस्टम मिशन पूरा होने की पुष्टि करता है और उसे इनाम दे देता है। गुप्त लोक के अंदर वह खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है। वह तुरंत एक शक्तिशाली औषधि खा लेता है, जिससे उसकी शक्ति अस्थायी रूप से ट्रू मार्शल रियल्म तक पहुंच जाती है। गुफा में आगे बढ़ते ही उसके सामने एक विशाल अग्निमय सिंह जैसा जादुई दैत्य आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। झोऊ बिल्कुल नहीं घबराता। वह अपनी काली ऊर्जा का उपयोग करके दैत्य की आग को आसानी से रोक देता है और तुरंत पलटवार करता है।
आगे बढ़ते हुए झो हू एक रोशनी से भरे कक्ष में पहुंचता है जहां हुआ मेगुई दुर्लभ आध्यात्मिक पौधों के पास खड़ी होती है। हुआ मेगुई पौधों को अपने हाथों से ढकते हुए घबराकर कहती है कि यह खजाना उसने पहले खोजा था। झो हू ठंडे स्वर में कहता है कि जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाती है वह उसी की हो जाती है। वह उसे चेतावनी देता है कि या तो खजाना सौंप दे या फिर यही मरने के लिए तैयार हो जाए। डरी हुई हुआ मेगुई बताती है कि वह सिटी लॉर्ड मू लाओ की पोती है, लेकिन झो हू उसकी चेतावनी को पूरी तरह अनदेखा कर देता है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए उस दुर्लभ चमकते हुए शियानशी पौधे को तोड़ लेता है।